नमस्कार। आदर्श शिक्षा ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान। हमने भूगोल से शुरुआत की थी। हम तीसरे अध्याय पर पहुंचे हैं, जिसका नाम है अपवाह या इंग्लिश में कहते हैं ड्रेनेज। अब ड्रेनेज होता क्या है? अपवाह यानी नदियों का एक निश्चित दिशा में प्रवाह अपवाह कहलाता है। तो भारत एक विशाल देश है और इसके अपवाह तंत्रों को भी अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो हम इसके अपवाह तंत्रों को पढ़ते हैं। इसके दो भाग हैं, एक है हिमालय की नदियों का अपवाह तंत्र और दूसरा है प्रायद्वीप की नदियों का अपवाह तंत्र। अब अपवाह तंत्र क्या होता है कि नदी अपने उद्गम स्थान से लगाकर अंतिम मुहाने तक, जिसको रिवर माउथ या मुहाना कहा जाता है, यहाँ पे ये विभिन्न प्रकार की आकृतियों या इस तरह आकृतियों का निर्माण करती है। इसमें सहायक नदियां मिल जाती है, जुड़ जाती है बहुत सी नदियां, और ये अपने अंतिम स्थान पर पहुंचने से पूर्व जैसे डेल्टा का निर्माण करती है, रिसर्व का निर्माण करती है। इस पूरे सिस्टम को अपवाह तंत्र कहा जाता है या ड्रेनेज सिस्टम कहा जाता है। तो हम इसका अध्याय और इसका अध्ययन कर रहे हैं। तो हम शुरुआत करते हैं हिमालय की नदियों से। हिमालय की प्रमुख नदियां हमने पहले अध्याय में भी नाम सुना थे, सिंधु है, ब्रह्मपुत्र है, गंगा है। तो हम इसका अध्ययन बारी बारी करेंगे। हम इसकी मुख्य बातों का ही ध्यान करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सिंधु के बारे में। सिंधु नदी देखो, जैसे भारत का जो संस्कृति का और उसके बहुत सारा प्रभाव सिंधु नदी का रहा है, इसकी संस्कृति में, इसके इतिहास में। तो हम सिंधु नदी से शुरुआत करते हैं इसकी, जिसको इंग्लिश में इंडस कहा जाता है। तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल यानी सिंधु का उद्गम कहां पे है? मानसरोवर में। मानसरोवर तिब्बत में। तो यहां से यह भारत में लद्दाख से प्रवेश करती है। यह भारत के लद्दाख राज्य से प्रवेश करती है और जम्मू कश्मीर, पंजाब और उसके कुछ क्षेत्रों से होते हुए यह पाकिस्तान में चली जाती है। मिठान पोर्ट है, वहां से यह फिर कराची से अरब सागर में मिल जाती है। तो हम इसकी देखो, विश्व के सबसे लंबी नदियों में सिंधु का स्थान भी आता है। तो सिंधु की कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे झेलम है, रावी है, सतलज है, ब्यास है, चिनाब है। ये इसकी सहायक नदियां हैं। और सहायक नदियां यहाँ पे भारत में पंजाब, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, यहाँ पे ये विभिन्न तंत्रों का निर्माण करती है। लेकिन भारत सिंधु नदी के जल का सिर्फ 20% ही उपयोग करता है। इसका एक कारण है कि भारत और पाकिस्तान के मध्य एक समझौता हुआ था, जिसको हम सिंधु समझौते के नाम से जाना जाता है। 1960 में हुआ था और इसकी मध्यस्थता की थी वर्ल्ड बैंक ने। वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता के कारण भारत को इसका सिर्फ 20% भाग ही भारत इसका उपयोग कर सकता है। तो हमने सिंधु के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानी। अब हम जानते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। देखो, ब्रह्मपुत्र नदी यह भी तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है और यह यहाँ पे सांगो नदी के नाम से जानी जाती है। और भारत में यह असम से प्रवेश करती है और जिस स्थान पे ये गाज का निर्माण करती है। गाज क्या होता है? जैसे आपने दो पहाड़ों के बीच में इस प्रकार की सीनरी देखी होगी, जिसमें एक नदी निकल रही है, तो ये गाज का निर्माण करती है। उसका जो बीच का भाग है वो गहरा हो जाता है, ठीक है? तो इसको गाज बुलाया जाता है। यहाँ पे ये गाज का निर्माण करती है और असम में प्रवेश करते हुए यह अंतिम छोर पे गंगा में मिलती है और यहाँ पे ये बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। तो इसके बारे में हम कुछ जानते हैं कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये भी सिंधु से थोड़ी बड़ी नदी है। और यहाँ पे देखो, जैसे इसका जो उद्गम स्थल है वो है तिब्बत। तो आपने सुना होगा, जैसे तिब्बत कैसा क्षेत्र है? एक शीत मरुस्थल क्षेत्र है, जहाँ पे वर्ष भर बर्फ रहती है, ज्यादातर वहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र है। तो नदी अपने साथ में ऐसे कंकड़ पत्थर और अनौद्योगिक चीजों का लेकर आती है निष्कासन के रूप में। लेकिन जब ये भारत में असम में प्रवेश करती है, यहाँ पे इसको, इस गाज को दिहान गाज बोला जाता है। यहाँ पे पहाड़ी है और ये अरुणाचल प्रदेश से यहाँ होते हुए असम में प्रवेश करती है। और यहाँ पे ये जब असम में प्रवेश करती है तो असम और ये भारत का जो क्षेत्र है ये अति
उपजाऊ रहेगी। इसीलिए यहाँ जहाँ जहाँ ये नदी का वितरण होता है वहाँ वहाँ अपने साथ में ये उपजाऊ मिट्टी का निर्माण करती जाती है। और इन क्षेत्रों को ये उपजाऊ होने का कारण ये है कि नदियाँ अपने साथ में सिल्क है और उपजाऊ मिट्टी का निर्माण करती है और लेके जाती है। इसीलिए बहुत ज्यादा भारत का ये वाला क्षेत्र है, ये बहुत ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र है, कृषि के योग्य क्षेत्र है। तो ये था ब्रह्मपुत्र का क्षेत्र। फिर है गंगा। देखो गंगा नदी भारत की बहुत ही पवित्र समझी जाने वाली नदी है, बहुत महत्वपूर्ण नदी है। यह भारत के उत्तराखंड, इसका जो उद्गम है वो है उत्तराखंड। और यहाँ पे जो गंगा निकलती है तो इसकी मुख्य धारा को भागीरथी कहा जाता है। इसकी जो मुख्य धारा है उसको भागीरथी कहा जाता है। लेकिन रुद्रप्रयाग में इसके साथ में एक और नदी मिल जाती है जिसको अलकनंदा कहा जाता है। यहाँ से इसका नाम गंगा हो जाता है और यहाँ से हरिद्वार से यहाँ मैदानी भागों में प्रवेश करती है। तो यहाँ से जब गंगा मैदानी भागों में प्रवेश करती है तो बहुत सी नदियां इसके समांतर चलती रहती है। यमुना इसमें मिल जाती है, कोसी मिल जाती है, गंडक मिल जाती है, घाघरा मिल जाती है, चंबल, बेतवा, सोन नदियां मिल जाती है। ये इसकी सहायक नदियां हैं। और आपने सुना होगा जैसे बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। उड़ीसा का शोक कौन सी नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी को कहा जाता है। तो ये भले ही उसमें जैसे प्रतिवर्ष बाढ़ आती है, लेकिन इसके साथ में ये भी है कि ये नदियां अपने साथ में उपजाऊ मिट्टी लेकर आती है और खादर बांगर का निर्माण करती है, जिससे ये क्षेत्र उपजाऊ रहता है, वर्ष भर यहाँ पे कृषि होती है। तो जैसे ये जो आपको तंत्र दिख रहा है यहाँ से, गंगा नदी है, ये गंगा नदी अपने साथ में सहायक नदियां है इसकी, यमुना, कोसी, गंडक, घाघरा, सोन, संबल, बेतवा, ये इसकी सहायक नदियां हैं। और यह जब बंगाल में प्रवेश करती है तो उसमें डेल्टा का निर्माण करती है। डेल्टा क्या होता है? जैसे नदी जब अपने अंतिम छोर पर होती है तो इसमें बहुत सारी वितरिकाओं में बढ़ जाती है। तो ये जो वितरिकाएं होती है उसको डेल्टा कहा जाता है। तो ये पश्चिम बंगाल में डेल्टा का निर्माण करती है जिसको हम सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। सुंदरबन डेल्टा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी घोषित है। वहां पे आपने नाम सुना होगा बंगाल टाइगर, वो इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। अपने आप में ये बहुत ही प्राकृतिक चित्र है। और यहाँ से यह अपनी नदी दो भागों में बढ़ जाती है। एक यहाँ पे हुगली नदी के रूप में बढ़ जाती है और दूसरी इसका भाग बांग्लादेश में चला जाता है, जहाँ पे इसको वेगदा नाम से भी जाना जाता है। फिर यह नदी ब्रह्मपुत्र के साथ में मिल जाती है और फिर ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ये था गंगा का क्षेत्र। तो हमने इस में हिमालय की नदियों का अध्ययन किया है। आगे हम करेंगे अध्ययन प्रायद्वीपीय नदियों का। अभी हम पढ़ रहे हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में प्रमुख रूप से नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, ये इसकी प्रमुख नदियां हैं। और सामान्य तौर पे जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं वो इस प्रायद्वीपीय भाग से निकलती है। ये पश्चिमी घाट है और पश्चिमी घाट से यहाँ बहुत सी नदियां निकलती है। लगभग ये सभी नदियां पश्चिमी घाट से निकलती है। उनमें से बहुत सी नदियां पूर्व की ओर अफवाह तंत्र बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और कुछ नदियां ऐसी है, कुछ में मतलब 2-3 नदियां ही ऐसी है जो यहाँ से निकलते हुए पूर्व की ओर बहते हुए पश्चिम में यह अरब सागर में मिल जाती है। तो अरब सागर में मिलने वाली प्रमुख नदियां हैं नर्मदा और ताप्ती। यह पश्चिमी घाट से निकलती है। नर्मदा का जो उद्गम स्थल है वो मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। पहाड़ी है अमरकंटक, वहां से ये नदी निकलती है और अपने साथ में ये बहुत ही दर्शनीय स्थलों का निर्माण करते हुए निकलती है। इसके किनारे बहुत ही पर्यटन स्थल मौजूद है और यहाँ अरब सागर में मिल जाती है। अब जो नर्मदा नदी है वो मध्य प्रदेश, गुजरात, इन प्रमुख राज्यों में इसका अफवाह तंत्र है। आपने सुना होगा कि नर्मदा का पानी अपने राजस्थान में 700
जो क्षेत्र है जालौर का, वो सांसोर क्षेत्र तक भी आता है इसकी नहर का पानी। फिर है ताप्ती नदी या तापी नदी, यह मध्य प्रदेश के बैतूल एक जिला है, वहां से ये निकलती है और यह प्रमुख रूप से गुजरात मध्य प्रदेश राज्य में अपने अपातंत्र को चलाती हुई यह अरब सागर में मिल जाती है। ये तो थी अरब सागर की कुछ प्रमुख नदियां। फिर हम पढ़ते हैं गोदावरी। गोदावरी के बारे में आपने सुना होगा, इसको दक्षिण गंगा कहा जाता है। देखो इसमें दो शब्द है, एक तो है दक्षिण गंगा। दक्षिण गंगा शब्द का प्रयोग गोदावरी नदी के लिए, दक्षिण गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। और दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा ये कावेरी नदी को कहा जाता है। ठीक है, दोनों में अंतर है, दक्षिण गंगा और दक्षिण भारत की गंगा। अब दक्षिण भारत, इसको दक्षिण की गंगा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो अपवा क्षेत्र है वो बहुत ही लंबा है। यह महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश तक इसका अपवा क्षेत्र है और ये फिर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। और फिर बढ़ते हैं हम महानदी। महानदी इसका जो उद्गम क्षेत्र है वो छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ की पहाड़ियों से निकलती है। या महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड में इसका बहाव क्षेत्र है या अपवा तंत्र है और फिर ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। फिर हम पढ़ते हैं कृष्णा नदी। कृष्णा नदी देखो भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जहां पे हीरा पाया जाता है, हीरे के पत्थर होते हैं ना, वो कृष्णा नदी में पाए जाते हैं। यहाँ महाबलेश्वर महाराष्ट्र में एक स्थान है, एक हिल स्टेशन है महाबलेश्वर, वहां से यहाँ इसका उद्गम स्थल है और ये कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश राज्य में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। फिर हम पढ़ते हैं कावेरी नदी। कावेरी नदी ये पश्चिमी घाट से निकलती है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से और यहाँ तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक इन क्षेत्र में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो हमने हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में पढ़ा। देखो तो प्रायद्वीपीय नदियां है अपेक्षाकृत हिमालय की नदियों की अपेक्षा इनमें पानी का स्तर है वो कम होता है। ये इसमें वर्ष भर पानी की कमी चलती रहती है, ठीक है। और जो हिमालय की नदियां है ये क्या होता है कि अपने साथ में वर्षा के अलावा भी इसमें जो बर्फ होती है वो पिघलती रहती है, इसलिए इन नदियों में वर्ष भर पानी बहता रहता है, इसमें जो जल का स्तर है वो गिरता नहीं है। अब हम पढ़ते हैं कुछ बातें इस अध्याय से, ये महत्वपूर्ण था अपवा तंत्र। अब इसके अलावा एक आया है टॉपिक झील, इसको इंग्लिश में लेक कहा जाता है। झील क्या होती है, पहले हम झील की परिभाषा पढ़ते हैं। जैसे आपने द्वीप की परिभाषा पढ़ी होगी कि ऐसा भूस्थल जो चारों तरफ से जल से घिरा उसे हम द्वीप कहते हैं। लेकिन झील क्या होती है, जैसे आपने देखा होगा कि ये तो है धरातलीय स्तर या स्थलीय भूमि और उसके बीच का स्थान या जहां पे पानी भरा होगा उसे हम झील कहते हैं ना। तो ऐसा स्थान जो चारों ओर से भूमि से घिरा हो और बीच का जो भाग होता है वो जलीय भाग होता है, उसे हम झील कहते हैं। तो झील में हम भारत की कुछ झीलों के बारे में पढ़ेंगे, इसमें इतना विस्तार से नहीं दिया गया इसलिए इसकी कुछ बातों को हम जानकारी देंगे। जैसे आपने देखा होगा कि हिमालय क्षेत्र में भारत में मीठे पानी की झीलें पाई जाती हैं और जो प्रायद्वीपीय भाग है वहां पे झीलें खारी पाई जाती हैं। तो जैसे आपने हम पढ़ रहे थे जैसे झील, तो झील भारत की सबसे बड़ी जो मीठे पानी की झील है वो कौन सी है, तो वो है कश्मीर में वूलर झील। नाम ध्यान रखना, कश्मीर में है वूलर झील, ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और यदि बात करते हैं कि भारत में सबसे बड़े खारे पानी की झील कौन सी है, तो वो है ये है वूलर झील है जम्मू कश्मीर में। और खारे पानी की झील की बात करते हैं तो वो है चिल्का, और चिल्का जो झील है वो है उड़ीसा में। अब यहाँ पे एक शब्द आया आपके पुस्तक में लैगून झील। अब लैगून क्या होते हैं, लैगून झील यानी समुद्र से कुछ भाग जो समुद्र से मिल नहीं पाता है उससे अलग हो जाता है और उसमें पानी भर जाता है, तो वह जो खारे पानी की झीलें होती है उसको हम लैगून झील कहते हैं। जैसे आपने भारत का एक चित्र देखा होगा, जैसे यहाँ पे झील है उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, तो यहाँ से भारत में जो इसरो द्वारा प्रक्षेपण किया जाता है ज्ञान का,
तो ये भी एक लेगून झील है। और जो एक नया द्वीप है अब्दुल कलाम आजाद द्वीप, और अरब सागर में कुछ झीलें हैं। ये लेगून झीलें हैं जो समुद्र से कट के उसका जो भाग है वो खारा, ये जो खारी झीलें होती है सामान्य तौर पे लेगून झीलें सभी खारी होती है। और कुछ जैसे हमने राजस्थान के बारे में पढ़ा कि राजस्थान में झील है सांबर, तो सांबर खारे पानी की झील है। तो ये जो भाग था कभी 33 सागर का भाग था, जो राजस्थान का कुछ भाग है वो 33 सागर का भाग था। इसीलिए यहाँ पे जो देखो जैसे मरुस्थलीय भाग में आज भी खारा पानी निकलता है, उसका कारण क्या है? 33 सागर। तो यहाँ पे जो वर्षा द्वारा या जल जो भराव हो जाता है तो उसमें जो पानी रह जाता है, फिर धीरे धीरे धूप पड़ने के कारण ये पानी जब सूखता है तो उसमें नमक का निर्माण होता है। तो सांबर भी एक नमक निर्माण के लिए बहुत प्रसिद्ध झील है, ठीक है, राजस्थान के जयपुर जिले के पास की झील है। तो ये झीलों का, और जैसे अपने राजस्थान में बहुत सारी झीलें हैं, उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। तो ये इसमें प्रमुख कुछ बातें दी गई थी कि झीलें किस प्रकार की होती है, झील किसे कहते हैं, कुछ प्रमुख झीलें कौन सी है, इसका निर्माण, इसका उपयोगिता क्या है। जैसे जल विद्युत के निर्माण में झीलों की बहुत सारी उपयोगिता है। तो ये इस अध्याय को हम पूर्ण कर चुके हैं। अब इसकी कुछ बातों का महत्व जानते हैं कि जो हम पढ़ रहे हैं, हमने जो अब तक पढ़ा अथवा क्षेत्र, इसका महत्व क्या है। यानी झीलों का पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं कि नदियों का अर्थव्यवस्था में क्या योगदान रहता है। सामान्य तौर पर आपने देखा होगा, आपने पढ़ा भी होगा पूर्व कक्षाओं में कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, और कृषि प्रधान देश है तो कृषि के लिए मानव की अनिवार्य बहुत सारी क्रियाएं होती हैं और जरूरतें होती है, उनको पूरा पानी के द्वारा ही किया जा सकता है, जल के द्वारा ही किया जा सकता है। तो आपने जो पढ़ा होगा पूर्व में कि जितनी भी मानव इतिहास को आप पढ़ लो, जितनी भी सभ्यताओं के बारे में पढ़ लो, तो आपको जितना भी इतिहास मिलता है वो नदियों के किनारे विकसित हुआ है। तो उसका एक कारण है कि जल की महत्वता मानव जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए प्रदेश में जो नदियों का महत्व है, अपने यहाँ पे उनको देवी कहा जाता है। जैसे गंगा को माता मानते हैं, नर्मदा को माता मानते हैं, ठीक है, उनको पवित्र मानते हैं। लेकिन फिर भी नदियों की जो महत्वता है, बातों में हम मानते हैं, लेकिन फिर भी इसकी महत्वता ये है कि इसमें प्रदूषण प्रति वर्ष अधिक बढ़ रहा है। इसीलिए सरकार ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम चलाती है, नमामि गंगे है, ठीक है, नर्मदा का कार्यक्रम चल रहा है, साफ सफाई का कार्यक्रम चल रहा है। उसमें विभिन्न प्रकार के प्रदूषण मिल जाता है, उसमें औद्योगिक जो अपशिष्ट है वो मिल जाता है, जिससे नदियों का जल है वो बिल्कुल प्रदूषित हो जाता है। उसमें जैसे गंगा नदी में डॉल्फिन पाई जाती है, तो ये भी अब बिल्कुल समाप्ति के कगार पर है, ठीक है। उसका एक कारण क्या है कि पारिस्थितिक तंत्र में प्रभाव हो रहा है। आज भी लोगों को शुद्ध जल पीने के लिए नहीं मिल रहा है। जैसे आपने पढ़ा होगा पूर्व में कि जैसे जल है तो उसमें पूरे पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में जो स्तर है उससे भी अधिक जल है, लेकिन फिर भी पीने योग्य मानव के लिए कितना प्रतिशत है? 3%। उसमें भी 2% हिम के रूप में, बर्फ के रूप में, उसका 1% मानव उपयोग करता है। लेकिन उसमें बहुत सारा जल प्रदूषित हो जाता है, वो मानवीय क्रियाकलापों द्वारा हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए जो नदियों का महत्व है तो हमें समझना चाहिए, इसके प्रदूषण को कम करना चाहिए। यदि जल नहीं रहा आप समझ सकते हो कि मानव का इतिहास नहीं रहेगा। इसलिए इस अध्याय को हम यही समाप्त करते हैं।